अभी तक हमने अव्यय के संदर्भ में देखा है क्रिया विशेषण अव्यय। विभिन्न क्रिया विशेषणों के प्रयोग देखे हमने, उनमें क्या अंतर है उसको देखा। अब दूसरा अव्यय है संबंध बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय के बाद संबंध बोधक अव्यय, अंग्रेजी में इसे प्रीपोजिशन भी कहते हैं। प्रीपोजिशन का अर्थ हुआ कि संज्ञा के पहले इसका प्रयोग होता है अंग्रेजी में। हिंदी में संज्ञा के बाद विभक्ति आती है संबंध कारक की, खासकर के से। उसके बाद जो शब्द आते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, संबंध नाम ही है। संबंध बोधक अव्यय वो है जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध किसी अन्य शब्द के साथ बतावे। उदाहरण में एक दो वाक्य लेते हैं। राम के बिना वह नहीं जाएगा। बहुत तरह के वाक्य हम देखते हैं जिसमें हमने कर्ता देखा, क्रिया, कर्म, कर्ण कारक देखे हमने, संप्रदान को देखा, संबंध कारक देखे। बहुत से शब्दों का परिचय हमने जाना। अब जो देख रहे हैं हम, जिसे मैंने लिखा है राम करता है, इसमें वह नहीं जाएगा, ये सब हम जान रहे हैं। राम के बिना वह नहीं जाएगा, वह नहीं जाएगा कर्ता कारक है वह। राम देख करके नहीं बोल देंगे कि करता है, वह नहीं जाएगा। कौन नहीं जाएगा? वह करता है। नहीं को हमने देखा क्रिया विशेषण है, जाएगा क्रिया है। इस तरह से वाक्य में प्रत्येक शब्दों का परिचय जानना, उसका लिंग वचन कारक, शब्द भेद, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि अब ये जो है के बिना, इस तरह के हमने अभी नहीं देखे कि ये किस शब्द भेद में आएगा। अंग्रेजी के कौन से पार्ट्स में है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। हिंदी के कौन से शब्द के भेद में है यह राम के बिना। इसका परिचय कैसे देंगे हम? उसके विरुद्ध कार्रवाई हुई, उसके विरुद्ध। अभी तक हमने नहीं देखा कि विरुद्ध क्या है। यहां देखिए, राम संज्ञा है इसलिए विभक्ति को अलग लिखा गया है। यह सर्वनाम है, इसलिए विभक्ति को सटा के लिखा गया है। पहले इस पर चर्चा हो चुकी है। बीच बीच में जहां आता है बोलते हैं उसको। उसके विरुद्ध कार्रवाई हुई, ये विरुद्ध क्या है? आप मेरे पिता तुल्य हैं। तुल्य क्या है? ऐसो को उदार जगमाही, बिन सेवाजो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। सरिस क्या है वहां? इसका उल्टा क्या होता है? उल्टा क्या है? इसका विपरीत क्या है? राम की अपेक्षा वह लंबा है। ये शब्द सब क्या है? अपेक्षा। इसके एवज में राम के आगे उसकी कुछ न चली। ये जो शब्द आ रहे हैं विभक्तियों के बाद, राम के आगे, अपेक्षा, बनिस्पत, सिवा,
छात्रों के सिवा वहां और कोई नहीं था। सिवा क्या है? आराम के साथ, उससे पहले, उसके पहले, मेरे पीछे, मेरे आगे, घर के बाहर, इस जो बोल रहे हैं हम, बाहर, आगे, पीछे, अपेक्षा, एवज में, तो इस शब्द कौन है? इनको भी जानना जरूरी है। इन्हें हम हिंदी में संबंध बोधक अव्यय कह रहे हैं। अव्यय है। यहाँ स्त्रीलिंग आए कि किस कारक का शब्द है, क्या है, इस पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ रहा है। बिना, आगे, पीछे, भरोसे, आपके भरोसे मैं रहा। मोहन के सामने वह कुछ नहीं है। सामने क्या है? ये सब जब अंग्रेजी बनाएंगे इन वाक्यों की, तो इसमें प्रीपोजिशन आ जाएगा। इनकी चर्चा हम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये कितने तरह के होते हैं ऐसे संबंध बोधक अव्यय। इसकी एक खास पहचान हमने मिलाई है कि संज्ञा के बाद के से लगा रहेगा, विभक्ति है, उसके बाद ही वो आ रहा है अव्यय, इसलिए संबंध बोधक अव्यय। संबंध, संबंध काके की, मेरा, मेरी, उसके, उसका, राम का, इसके बाद जो शब्द आ रहा है अव्यय, वो संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय को 3 आधारों पर विभक्त किया गया है। पहला है कि प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं संबंध बोधक अव्यय, कौन कौन से होते हैं उनको जानेंगे। एक कैटेगरी बांटी गई है केवल समझने के लिए। दूसरा है अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय, और तीसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। 3 आधारों पर हम पूरे संबंध बोधक अव्यय, जिन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं, बांट दिए हैं। पहला है प्रयोग के आधार पर, इसमें है कि संबद्ध, संबद्ध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। संबद्ध और अनुबद्ध, संबंध नहीं कर रहे, संबद्ध। जैसे पुस्तक के बिना पढ़ाई नहीं हो सकती, इस संबद्ध है उससे। पूजा से पहले सामग्री एकत्र कर लो, तो पूजा से पहले, पूजा से पहले जो बोल रहे हैं, पूजा से पहले, राम के बिना, जैसे मैंने लिखा, ये जो आ रहे हैं इस तरह के अव्यय, ये संबद्ध, प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय का पहला ये है संबद्ध बोधक अव्यय। संबद्ध, संबद्धता दर्शा रहा है कि इसके बिना, इससे पहले। कई दिनों तक, ये अनुबद्ध संबंध बोधक हो गया। अनुबद्ध, कई दिनों तक, लॉन्ग आफ्टर, साथियों समेत सभी कबूतर पकड़े गए। यह अनुबद्ध बोधक है। अनुबद्ध बोधक का राम और पूजा, इसमें कोई विकृति नहीं हो रही है, लेकिन मैंने आगे लिखा ये संबद्ध बोधक है, कोई विकृति नहीं। अनुबद्ध बोधक जो लिख रहे हैं, अनुबद्ध, जिससे मैंने लिखा कि साथियों समेत, इसका एक पहचान है,
इसमें विकृति आ गई संज्ञा में, साथियों समेत, साथियों विकृति आ गई है। इसके बाद जो व्यय आ रहा है वो है अनुबद्ध बोधक। कई दिनों तक, दिनों में विकृति आ गई, अनुबद्ध बोधक तक हो गया, कई दिनों तक, साथियों समेत। तो ये अनुबद्ध बोधक है। एक चीज और है, ट्रांसलेशन जब बच्चों को बताते हैं हम लोग तो कहीं कहीं कंफ्यूजन देखने में आता है कि राम के आने से पहले वह चला गया था, राम के आने से पहले वह जा चुका था, कि राम के आने के पहले वह जा चुका था। आने से पहले कि आने के पहले, हम लोग जो पढ़ते थे स्टूडेंट लाइफ में, ट्रांसलेशन जब बताया जाता था, कोई बोल देता था कि राम के आने से पहले वह जा चुका था, कोई बोल देता था कि राम के आने के पहले वह जा चुका था। घर के बाहर लड़के खड़े हैं, कोई कहता था कि घर से बाहर खड़े हैं। अब घर के बाहर भी ठीक लगता था और घर से बाहर भी ठीक लगता था, लेकिन कारण नहीं बताया जाता क्या है इसमें। आपके आगे कि आपसे आगे, उसके पीछे कि उससे पीछे, कि लगेगा किससे लगेगा। पहले पीछे आगे बाहर, चार जो शब्द हैं, पहले पीछे आगे और बाहर, ये ऐसे शब्द हैं कि इनके पहले के भी लगा सकते हैं, ठीक है, और से भी लगाएंगे वो भी ठीक है, दोनों चलेगा। राम के आने से पहले या राम के आने के पहले, राम के आगे या राम से आगे, घर के बाहर या घर से बाहर, मुझसे पीछे या हमारे पीछे, मेरे पीछे। बात की है वो, आप मुझसे पीछे कहिए या मेरे पीछे कहिए, उसके पीछे या उससे पीछे, राम के पीछे या राम से पीछे, मतलब के और से बड़ी अच्छा चीज है यार। कोई से लगाता है, कोई के लगाता है, जानना चाहिए कि दोनों ठीक है। एक तरह से देखने से लगता है कि संबंध बोधक अव्यय, इसको क्या पढ़ना है, लेकिन जब लिखना है सही सही, पढ़ना है सही सही, जानना है सही सही, तो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं अंदर में। हर टॉपिक के अंदर में महत्वपूर्ण चीज है, जहां लिखते हैं हम ऐसे ही। अब एक चीज है, मारे बिना सिवा, तीन शब्द हम लिख रहे हैं, मारे बिना और सिवा। ये संबंध बोधक अव्यय ऐसे हैं कि संज्ञा के पहले भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं कि भूख के मारे वह छटपटाता रहा, भूख के मारे वह छटपटाता रहा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मारे भूख के
वह आगे रहेगा। भूख के मारे या मारे भूख के, दोनों ठीक है। मारे बिना, मारे का भी प्रयोग ऐसे कर सकते हैं, मारे भूख के वह छटपटाता रहा। बिना का भी प्रयोग कर सकते हैं, बिना हवा के सब व्यर्थ है, या हवा के बिना सब व्यर्थ है, दोनों सही है। सिवा राम के वहां कोई नहीं था, इसका मतलब हुआ कि राम के सिवा वहां कोई नहीं था। तो ये तीन शब्द संबंध बोधक अव्यय में, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ऐसे प्रयोग करें, और किसी का हम ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तीन शब्द हैं ऐसे। मारे भूख के वह छटपटाता रहा, he kept on cracking down on hunger। सिवा राम के वहां कोई नहीं था, या राम के सिवा वहां कोई नहीं था। एक्सेप्ट, सब प्रीपोजिशन है, अंग्रेजी उसकी करिएगा तो प्रीपोजिशन है वो। बिना हवा के, विदाउट एयर, विदाउट प्रीपोजिशन है। तो संबंध बोधक कैसे हिंदी अंग्रेजी का जुड़ाव है, दोनों साथ साथ चल सकता है। तो मारे हवा, बिना हवा के सब व्यर्थ है। ये तीन चीज महत्वपूर्ण है इसमें जानना, सही लेखन के लिए कि ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये मैंने बताया प्रयोग के आधार पर कैसे प्रयोग किया जाता है इसका। अब देखते हैं हम दूसरा, अर्थ के आधार पर जितने संबंध बोधक अव्यय हैं प्रीपोजिशन, उसमें अधिकतर इसमें आ जाते हैं अर्थ के आधार पर। टॉपिक तो चयन हम वही करते हैं जिसमें कुछ मार्केबल चीजें हैं। हमने तो अनुभव किया है कि लिखने के दौरान जहां कठिनाई महसूस होती है, जहां गलती होने की संभावना रहती है, उसको टच करते हैं, बाकी पर बहुत ध्यान नहीं है। क्योंकि इस अवस्था से गुजरे हैं हम लोग कि कहाँ गलती होती है, कहाँ कन्फ्यूजन होता है, उसको टच करना जरूरी है विद्यार्थियों के लिए खासकर, कि वो ऐसी गलती न करें, उनको तैयार मिल जाए रेडीमेड। उनको अब खोजना नहीं पड़ेगा कि मारे भूख के वह छटपटाता रहा, कोई कह दे कि गलती है, कोई कह दे कि सही है, तो इसका कारण पता होना चाहिए। घर से बाहर कि घर के बाहर बच्चे अब कंफ्यूजन में नहीं रहे, क्योंकि हम लोग इसको देख चुके हैं। तो जो टॉपिक उठाए हैं तो जरूर उसमें कोई बात है, बाकी जिसमें कुछ ऐसा नहीं है छोड़ देते हैं उसको हम। स्टूडेंट लाइफ में जहाँ कठिनाई महसूस हम लोग किए हैं, जो हार्ड स्पॉट्स हैं, कठिन बिंदु हैं जो सब्जेक्ट के, कहाँ बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, सयाने भी कंफ्यूजन करते हैं लिखते समय, उसको टच करना मेरा उद्देश्य है। अब आगे देखते हैं। अर्थ के आधार पर पहला है कि कालवाचक, समय, टाइम का बोध कराने वाले कितने कैसे संबंध बोधक हैं, उनका कैसे प्रयोग होता है, क्या अर्थ है उनका। इसमें है पूर्व, कालवाचक लिख रहे हैं, समय का बोध कराएगा। पूर्व माने पहले, समय का बोधक है, पहले आगे पीछे बाद
पूर्व पहले भी इसका अर्थ ही है आगे पीछे बाद। आगे पीछे देखिएगा, आगे पीछे जो है वो कालवाचक में भी आएगा, समय का भी बोध कराता है आगे पीछे, और स्थान का भी बोध कराता है, स्थान का भी। तो क्या मतलब है, कैसे पता चलेगा कि आगे पीछे कालवाचक है क्या स्थानवाचक है? तो जितने तरह के हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, बाद, अनंतर, पश्चात, इन शब्दों को बोलते भी हैं, रोज रोज लिखते भी हैं। तब क्या जानना जरूरी है? जब रोज बोलते ही हैं, रोज लिखते ही हैं, ये जानना जरूरी है कि ये संबंध बोधक अव्यय हैं, अंग्रेजी के प्रीपोजिशन है। वाक्य लिख दिए हम कि राम के आगे तालाब है, तो राम के आगे आगे क्या है, ये जानने के लिए लिख तो दिए, बोल दिए हम। उसके आगे आगे मैं जा रहा था, राम के पीछे सीता चल रही थी। पीछे क्या है? समय से पहले कुछ नहीं होता है। तो ये सब जानना जरूरी है कि जो शब्द हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, ये क्या है। तो ये काल, समय का बोध करा रहे हैं। पूर्व, पहले, आगे, पीछे, बाद, अनंतर, पश्चात, इस सब का अर्थ बाद ही है। पीछे का अर्थ बाद ही है, आगे का अर्थ समय का बोध करा रहा है, इस सब समय का बोध करा रहे हैं। राम के पश्चात हम लोग गए। अब स्थानवाचक में देखते हैं हम। इसमें भी स्थान का बोध कराता है, इसमें भी है आगे पीछे। स्थानवाचक में आगे, ये समय में आगे है और वो स्थान में आगे है। हिंदी में शब्द तो एक ही है, लेकिन अंग्रेजी में एक नहीं है, उसमें क्लियर अंतर हो जाता है। कालवाचक आगे का मतलब बिफोर, ये कालवाचक में जो आगे आ रहा है इसका अर्थ हुआ बिफोर, पहले। जो ये पूर्व और पहले हम लिखे हैं, बिफोर टाइम का बोध कराता है। लेकिन इसमें जो आगे है वो स्थान का बोध कराता है। वह ये आगे जो है ये स्थान का बोध कराता है। यह इन फ्रंट ऑफ है, सामने, आगे। वो बिफोर है तो यह इन फ्रंट ऑफ है। पीछे, ये जो पीछे है यह आफ्टर है। बाद, अनंतर, पश्चात, ये सब आफ्टर, पीछे आफ्टर है। तो इसका पीछे क्या है स्थानवाचक का? ये बिहाइंड है। हिंदी के शब्द देखिए, इसमें भी पीछे है। स्थान में जो पीछे है वो बिहाइंड है। मेरे पीछे राम है। लेकिन समय में जो पीछे है वो आफ्टर है। समय में जो आगे है वो बिफोर है। स्थान में जो आगे है वो आगे है, इन फ्रंट ऑफ है। आगे पीछे।
तो दोनों आगे पीछे दोनों में था, इसलिए मुझे अंतर ये करना पड़ा। बच्चे कैसे जानेंगे वो आगे क्या है पीछे क्या है? वो समयवाची है तो उसका अंग्रेजी, उसकी क्या देंगे अंग्रेजी, और ये स्थानवाचक है तो इसकी अंग्रेजी क्या देंगे? ये क्लियर करना मेरा उद्देश्य है कि दोनों शब्द स्थानवाचक में और ये समयवाचक में आ रहे हैं। क्या अंतर है तब दोनों में? अंग्रेजी का वर्ड देखे मैंने क्लियर किया। दूर, निकट स्थान का बोध कराता है। स्थानवाचक में आगे पीछे, दूर, निकट, भीतर, समीप, सामने, यहां, बीच में। उभय बीच सोहति कैसे, चौपाई भी रामचरितमानस की पढ़ेंगे, सारा व्याकरण है उसमें। उभय बीच सिय सोहति कैसे, उभय बीच, वो बीच क्या है? वो बीच संबंध बोधक अव्यय है। ये बच्चों को जानना चाहिए। किताबें, हिंदी साहित्य की बहुत सारी किताबें पढ़ें और उसमें खोजी प्रवृत्ति रखें कि ये शब्द है क्या। उभय बीच सिय, बीच क्या है? वो स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय है। उभय बीच, बिटवीन है, वो अंग्रेजी का प्रीपोजिशन है। तो स्थान का बोध कराता है, दूर, निकट, बीच, समीप, सामने, भीतर, बाहर, आगे पीछे, नीचे, ऊपर, स्थान का बोध कराता है। ये सब अव्यय हैं, प्रीपोजिशन। इन्हीं शब्दों की कहीं कहीं अंग्रेजी ऐसी आएगी या ये एडवर्ब हो जाएंगे। आगे एडवर्ब का भी काम करेगा, प्रीपोजिशन का भी काम कर रहा है, कहीं कहीं क्रिया विशेषण का काम करेगा। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस है उसमें भी। तो शब्दों के प्रयोग के आधार पर हमको देखना है कि क्या, इसका अर्थ के आधार पर देखना है कि इसका अर्थ क्या है, कि प्रीपोजिशन है कि एडवर्ब है। अर्थ से पता चलेगा। जैसे मैंने वो अर्थ ही किया है, बिफोर, बिहाइंड, आफ्टर। अब उस पीछे का अर्थ कुछ दूसरा कर देंगे कि वो एडवर्ब हो जाएगा। पीछे पीछे चलो, तो अर्थ के आधार पर हम ये निर्णय करेंगे क्या प्रीपोजिशन है, क्या एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है कि अव्यय है, वो संबंध बोधक अव्यय है, दिशावाचक। इसी तरह से इसमें है, मैंने बताया कालवाचक, दूसरा बताया स्थानवाचक, तीसरा है दिशावाचक। कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो दिशा का बोध कराते हैं, डायरेक्शंस, दाएं बाएं दिशा बता रहा है। और मेरी ओर, उसकी तरफ, ये क्या है? उस पार, उसके पार, नदी के पार। पार क्या है? दिशा का बोध करा रहा है। अक्के नदी के पार, इस संबंध बोधक अव्यय है, विभक्ति लगी है वहां। मेरे आसपास बहुत लोग खड़े थे, तो ये सब क्या है? और, पार, आसपास, तरफ, मेरी तरफ 4 लोग हैं। वो तरफ क्या है, ये पहचानने के लिए चर्चा की जा रही है। अब साधन वाचक भी कुछ हैं, साधन का बोध करा रहे हैं।
राम के द्वारा, द्वारा क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। बाई राम, बाई प्रीपोजिशन है, बाई राम के द्वारा, यह क्या है, ये साधन का बोध करा रहा है। साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय है। जरिए, धन के जरिए सब कुछ किया जा सकता है। नाव के सहारे वो लोग नदी पार किए, तो द्वारा, जरिए, सहारे, बाई, विथ, ये सब साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय या प्रीपोजिशन है। हेतुवाचक, कारण, राम के लिए, निमित्त, वास्ते, सब फॉर होने के लिए, चलते, खातिर, आपके खातिर मैंने क्या क्या नहीं किया। खातिर क्या है, संबंध बोधक अव्यय, फॉर यू। राम के चलते मैं वहां गया, चलते क्या है, संबंध बोधक अव्यय, तो ये हेतुवाचक है। विधिवाचक, विषयवाचक, बाबत, उसकी बाबत मैंने ये काम किया, इन रिस्पेक्ट ऑफ, कंसर्निंग, बाबत है वो। निस्बत, विथ रेफरेंस टू, निस्बत, निस्बत, इन रिस्पेक्ट ऑफ, बनिस्बत, नामक, लेखे, मेरे लेखे, ये सब कुछ नहीं है, लेखे। तो भरोसे, मध्य, आपकी भरोसे, उनके भरोसे, ये सब विषय, विषय का बोध करा रहे हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ, बाबत। व्यतिरेक, व्यतिरेक वाचक क्या है, व्यतिरेक का मतलब सेपरेशन, पृथकता, अलगाव, इन शोइंग सेपरेटनेस। व्यतिरेक वाचक कुछ अव्यय हैं, वो संबंध बोधक अव्यय हैं। जैसे व्यतिरेक माने सेपरेट करता है, सिवा, जैसे राम के सिवा सभी लड़के उपस्थित हैं, सिवा क्या है, एक्सेप्ट, व्यतिरेक है वो। तो एक्सेप्ट राम, सिवाय, एक्सेप्ट फॉर। अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम माने अलग, उसको छोड़कर। तो इस तरह के कौन कौन शब्द हैं, सिवा, अलावा, उसके अलावा सब लोग थे। इन एडिशन टू, राम के अलावा, एक जगह है अपार्ट फ्रॉम हो सकता है, छोड़कर, और एक जगह इन एडिशन टू भी हो सकता है, उसे लेकर। अर्थ के आधार पर होगा निर्णय कि सेपरेट है कि टुगेदर है, एक साथ है। अपार्ट फ्रॉम छोड़कर, इन एडिशन टू लेकर, अतिरिक्त, अतिरिक्त छोड़कर भी होता है, अतिरिक्त लेकर भी होता है, अपार्ट फ्रॉम भी और एडिशन टू भी। बिना, राम के बिना, बगैर, उसके बगैर, विदाउट है वो, ये संबंध बोधक अव्यय है। व्यतिरेक है, अपार्ट कर रहा है, बगैर, बिना, अतिरिक्त, अतिरिक्त क्या है, इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम दोनों। रहित, रहित का अर्थ हुआ डिप्राइव्ड ऑफ, माने वंचित, विदाउट। रहित पहले सुनते थे हम लोग, तो सोचते थे कि भाई रहित का मतलब विदाउट, और ये रह माने तो रहना होता है। इस पर बात करते हैं। रहित का बच्चे सोचते हैं भाई रहित रहना है, इसमें तो रहना चाहिए, शामिल रहना चाहिए। वो कह रहा है कि वंचित है, हटाया गया है रहित। रहित माने हटाया गया, डिप्राइव्ड ऑफ, वंचित। क्यों कि रह माने वंचित करना होता है। यह धातु है, रूट है, संस्कृत का है रह,
रह का अर्थ ही होता है वंचित होना। रहित पास्ट टेंस है, माने वंचित, अक्त प्रत्यय लगा के पास्ट टेंस बना दिया जाता है, रहित, डिप्राइव्ड, इसलिए रहित माने वंचित। भवन रहित का मतलब भवन नहीं है। रहित का अर्थ हम लोग लगाते थे कि रहना भाई होना चाहिए, नहीं, वो सहित है। रह माने वंचित होना, दूर हटना, रह माने दूर हटना, और सह माने साथ होना। सहित, सहित क्या है? सह माने साथ। भवन सहित माने भवन के साथ साथ। तो ये जो है रहित, सहित, ये सब संबंध बोधक अव्यय हैं। एक है विनिमयवाचक, सोइंग, चेंजिंग, एक्सचेंज, बदला, बदले, उसके बदले, उनकी जगह, इन प्लेस ऑफ प्रीपोजिशन। एवज, सब्स्टिट्यूट, के एवज, इन रिटर्न, के एवज बदले में, एवज, एवज अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है बदले में। एवज माने सब्स्टिट्यूट, संबंध बोधक अव्यय। के एवज, इन रिटर्न, उसके बदले में, एवज में, एक्सचेंज फॉर। ये क्या है? विनिमयवाचक, शोइंग, एक्सचेंज, चेंजिंग, यह भी एक अव्यय है। ये सब जो बता रहे हैं संबंध बोधक, लेकिन विनिमयवाचक, विनिमय का बोध कराता है। एक सादृश्यवाचक, शोइंग सिमिलरिटी दिखाता है। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय का एक भेद है सादृश्य। सादृश्य का अर्थ हो जाए जो देखने में समान लगे, समान है नहीं, सदृश, देखने में समान लगे। समरूप, जिसका रूप समान हो देखने में। मेजरमेंट कीजिएगा तो बराबर नहीं है, समरूप। लेकिन सर्वांग सम, मेजरमेंट में भी बराबर है, सभी अंग बराबर, भुजाएं भी बराबर, कोण भी बराबर, उसको सर्वांग सम हम लोग ज्यामिति में कहते हैं। समरूप, रूप बराबर है। सदृश, जो देखने में समान है, तो सादृश्यवाचक, शोइंग सिमिलरिटी, समान। राम के समान कोई नहीं है। इस समान क्या है? ये सादृश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय है। उनकी तरह, ये तरह क्या है? सादृश्यवाचक है। राम की भांति, ये भांति क्या है? ये समानता दिखाता है। सदृश, अनुसार, अनुरूप, अनुकूल, ये सब क्या है? ये सब अव्यय है संबंध बोधक। ये रोज रोज प्रयोग हम लोग करते हैं। अनुसार, सदृश, अनुरूप, अनुकूल। नाई, नाई, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस कोई नाई नहीं। सरिस क्या है? वो सरिस, सरीखा, सकल कर्म बस हो ही गोसाई, बर बस रात दिवस की नाई। और नाई क्या है? रात दिवस की नाई। नाई वो सादृश्य वाचक संबंध बोधक अव्यय है वो नाई। बहुत कहानी दोहा पढ़ेंगे, कविताओं में भी इस तरह के शब्द आते हैं, उनको पहचानने के लिए। बराबर, मेरे बराबर कोई नहीं है। तुल्य, योग्य, लायक, ऐसा। सरीखा, लाइक, सिमिलर, सरीखा कह रही है। देखा देखी, इन इमिटेशन ऑफ। सा, एक चीज मुझे यहाँ लिखना है, जैसा मुताबिक, जो भी सब सादृश्यवाचक है, सा एक है। सा, इसके पहले हाइफन होना चाहिए। जैसे हमको लिखना है तुम सा, इसका मतलब कि तुम जैसा, हाइफन है वहां। तुम सा नहीं देखा, तो तुम के बाद सा, हाइफन होना चाहिए वहां, जहां भी सा रहे।
चांद सा सुंदर चेहरा। चांद सा लिखना है तो यह हाइफन। क्या अर्थ है उसका कि चांद जैसा, लेकिन हम लिख रहे हैं सा तो हाइफन। तुम सा, चांद सा, मुझ सा। तो ये सादृश्य बोध कराता है। सा माने लाइक, तुम सा माने लाइक यू। लाइक प्रीपोजिशन है, ऐसा संबंध बोधक अव्यय है हिंदी में। जो प्रीपोजिशन है अंग्रेजी में, उसकी हिंदी संबंध बोधक अव्यय है हिंदी में। इस तरह से अगला है विरोध, जो विरोध दिखाता है। विरुद्ध, खिलाफ, मेरे खिलाफ मुकदमा दायर किया गया, मेरे विरुद्ध कोई नहीं है। ये विरुद्ध, खिलाफ, उल्टा, विपरीत संबंध बोधक अव्यय है, विरोध प्रदर्शन करता है। सहचर, सोइंग एसोसिएशन, एसोसिएशन भी दिखा जाता है। संग, मेरे संग, संग, संग क्या है? वो संबंध बोधक अव्यय है। विथ मी, विद यू, साथ, समेत, सहित, ये सब क्या है? सहचर। साथ लगा हुआ है। पूर्वक, स्वाधीन, वश, मेरे वश। ये सब जो शब्द हैं रोज हम लोग प्रयोग करते हैं, ये जानना है केवल कि यह संबंध बोधक अव्यय है। एक संग्रह, कलेक्शन दिखाता है। कंपाइलेशन, कलेक्शन, संग्रह सूचक कुछ शब्द हैं जिनको हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे तक, लौ, ब्रज भाषा क्या है? अब लौ नसानी, अब लौ माने अब तक, अब लौ नसानी, अब ना नसी हो। लौ क्या है? वह वो तक ही है हिंदी का, ब्रज भाषा का वो शब्द है लौ। इसका अर्थ होता है तक, अप टू, अप टू नाउ। अब लौ न सही हो, अब लौ माने अप टू नाउ, अब तक। लौ एज फार एज, अनटिल, पर्यंत, जीवन पर्यंत माने जीवन भर, माने तक, अप टू, अनटिल। तो ये जो संग्रहवाचक है, जिसमें तक आता है, लौ आता है, पर्यंत आता है, ये सब अव्यय हैं। अगला एक तुलना प्रदर्शित करता है संबंध बोधक अव्यय, कंपैरिजन। वो एक कंपाइलेशन और कलेक्शन लिख रहे थे हम। कंपाइल और कलेक्शन, ते दोनों में को, इसमें लेक्ट के पीछे एल बन के कोल हो गया, इसका भी अर्थ हुआ टुगेदर। पाइल है आगे तो यहाँ एम बन गया कम, इसका भी अर्थ होता है टुगेदर। वही रूप है, कहीं कम COM हो गया, कहीं COL हो गया, कहीं COR हो जाएगा, कहीं CON हो जाएगा, सबका अर्थ टुगेदर। संग्रहवाचक मैंने कहा कंपाइलेशन या कलेक्शन। तुलना, अपेक्षा, राम की अपेक्षा, जो अपेक्षा आया शब्द वो संबंध बोधक अव्यय है। वनिस्पत, उसके वनिस्पत ये अच्छा है, इन कंपैरिजन विथ। राम के सामने उनकी कुछ न चली, सामने क्या है? इन कंपैरिजन विथ। राम के आगे उनकी कुछ न चली, आगे क्या है? तुलनावाचक। मोहन के सामने वह कुछ नहीं है, सामने तुलनावाचक, संबंध बोधक अव्यय। तो हमने देखा कि एक प्रयोग के आधार पर कुछ संबंध बोधक अव्यय बताए, दूसरा अर्थ के आधार पर, और तीसरा था वो व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति क्या मतलब? मूल संबंध बोधक अव्यय और यौगिक संबंध बोधक अव्यय। मूल का अर्थ कि जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जा रहे हैं, यौगिक का अर्थ कि जो कुछ जुड़े हुए, बदले हुए हों, उस तरह के। इन्हीं जिनकी चर्चा मैंने किया,
कि ये संबंध बोधक अव्यय हैं, इन्हीं में से मूल संबंध बोधक अव्यय और यौगिक संबंध बोधक अव्यय। इसी क्रम में छोटी सी बहुत कम समय में ये चर्चा करना चाहते हैं कि विस्मयादि बोधक अव्यय क्या है। समुच्चय बोधक अव्यय की बाद बात करेंगे। इंटरजेक्शन क्या है, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन है। एक दिन मैंने कहा था कि इंटरजेक्शन अंदर के भावनाओं को बाहर प्रकट करते हैं जिन शब्दों से, वो विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। और उनके बाद ऐसे चिन्ह लगने चाहिए। किसी को हमने धन्यवाद कहा तो उसके आगे ऐसा चिन्ह लगना चाहिए, विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, बहुत बहुत धन्यवाद, ये लगना चाहिए चिन्ह। हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, शाबाश शाबाश लिखे तो हम लोग उसी तरह से छोड़ दिए, लेकिन ये लगना चाहिए। हर्ष सूचक कुछ है, हर्ष दिखाते हैं, वाह वाह, उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह होना चाहिए। इसमें मुझे ये बताना है कि जो हर्ष शोक आश्चर्य अनुमोदन तिरस्कार स्वीकार संबोधन के शब्द हैं, उनके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगना चाहिए लेखन में। ये बताना है मेरा केवल इसमें उद्देश्य है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि वाह कह रहे हैं किसी को तो विस्मयादि बोधक चिन्ह दीजिए। आहा विस्मय, धन्य धन्य, हर्ष व्यक्त कर रहे हैं तो धन्य धन्य के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह दीजिए। शाबाश हर्ष विस्मयादि बोधक चिन्ह। आह शोक व्यक्त कर रहे हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह दीजिए। हाय विस्मयादि बोधक चिन्ह दीजिए। त्राहि त्राहि शोक, त्राहि त्राहि आरती हरण, विस्मयादि बोधक चिन्ह। आश्चर्य, वाह, हैं आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। आए, ओहो, क्या। अब ये क्या एक शब्द है, क्या के बाद कभी हम लोग चर्चा नहीं करते हैं कि ऐसे भी दिया जाना चाहिए। प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक, और विस्मय प्रकट कर रहा है, आश्चर्य प्रकट कर रहा है, क्या तो बोल कर तो हम प्रकट कर दिए कि हम आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन लेखन में जहां इस तरह का भाव हो तो विस्मयादि बोधक चिन्ह दिए जाने चाहिए। क्या क्या के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह इसलिए देते हैं कि पाठक को, पढ़ने वाले को पता चल जाए कि यहाँ भाव कौन सा है। अनुमोदन, ठीक ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम ये चिन्ह दे दिए दूसरा अर्थ हो गया। किसी के कार्य को अनुमोदित कर रहे हैं, ठीक, वाह, कार्य का अनुमोदन कर रहे हैं। वो वाह जो हर्ष व्यक्त किए थे खुशी में, वो अलग चीज है, और किस काम का अनुमोदन कर रहे हैं, वाह, ये दूसरा चीज है। शाबाश अनुमोदन है। हाँ 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 कहे अनुमोदन कर रहे हैं यदि तो विस्मयादि बोधक चिन्ह। अच्छा, अनुमोदन कर रहे हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, तिरस्कार भी कर रहे हैं, छी, विस्मयादि बोधक चिन्ह दीजिए। हट, तिरस्कार कर रहे हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। अरे, विस्मयादि बोधक चिन्ह। दुर, किसी को तिरस्कार करके दुर, कुत्ते को कहते हैं दुर, विस्मयादि बोधक चिन्ह दीजिए वहां। तो स्वीकार है तो भी, हाँ जी हाँ, विस्मयादि बोधक चिन्ह दीजिए। अच्छा जी, ठीक, संबोधन, अरे, अजी, हे, अहो, सब विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह में बस इतना ही जानना है, विस्मयादि बोधक अव्यय, ये सब जितना मैंने कहा, वाह, शाबाश, धन्य धन्य, ठीक, जी, क्या, ये सब विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। थैंक यू, धन्यवाद।